17 मार्च 2025 का दिन महाराष्ट्र के नागपुर शहर के लिए बहुत भारी रहा। यहां औरंगजेब की कब्र को लेकर शुरू हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि सड़कों पर हिंसा भड़क उठी। दो गुट आपस में भिड़ गए, गाड़ियां जला दी गईं, पत्थरबाजी हुई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस तक छोड़नी पड़ी। इस हिंसा के बाद अब तक कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सवाल उठ रहे हैं कि इसमें कौन कौन शामिल था, कितने मुसलमान पकड़े गए और बजरंग दल वीएचपी जैसे संगठनों की क्या भूमिका रही। साथ ही बीजेपी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयानों पर भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं। कहीं ये सब उनकी नाकामियों को छुपाने की कोशिश तो नहीं, पर महाराष्ट्र के हालात बता रहे हैं कि माजरा कुछ और ही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। नागपुर पुलिस ने इस हिंसा के बाद अब तक तकरीबन 25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 17 लोग पकड़े गए तो कहीं 20 से 25 का आंकड़ा सामने आ रहा है। पुलिस का कहना है कि ये लोग हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने गाड़ियां फूकी, पत्थर फेंके और माहौल खराब किया। शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया और पुलिस अभी भी उन लोगों की तलाश कर रही है जो इस बवाल में शामिल थे। सोशल मीडिया पर यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि गिरफ्तार हुए ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय से हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि ये लोग एक अफवाह के बाद भड़क गए थे। अफवाह थी कि बजरंग दल और वीएचपी ने औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र की चादर जलाई, जिसमें पाकिज़ा कुरान शरीफ की आयतें लिखी थी। इस मामले में बजरंग और वीएचपी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक हरी चादर पर औरंगजेब की पोस्टर को रखकर जलाया जा रहा है। अब इस चादर पर कुरान शरीफ की आयतें लिखी थी या नहीं, ये अभी जांच का मामला है। लेकिन अगर इसे अफवाह मान लिया जाए तब भी इस अफवाह ने आग में घी डालने का काम किया और गुस्से में कुछ लोग सड़कों पर उतर आए। हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं किया है कि गिरफ्तार लोगों में कितने मुसलमान हैं और कितने नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर 15 से 20 लोगों के पकड़े जाने की चर्चा हो रही है। इसमें ज्यादातर को मुस्लिम बताया जा रहा है। फिर भी यह जानकारी पक्की नहीं है क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई साफ लिस्ट जारी नहीं हुई है। लेकिन इस पूरे मामले की शुरुआत ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से हुई। ये दोनों संगठन जो संघ परिवार का हिस्सा माने जाते हैं, लंबे वक्त से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने हिंदुओं पर बहुत जुल्म किए और महाराष्ट्र की धरती पर उसकी कब्र नहीं होनी चाहिए। 17 मार्च को पुणे में इन लोगों ने कलेक्टर दफ्तर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया और धमकी दी कि अगर औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई गई तो ये लोग खुद कब्र को तोड़ देंगे, जैसा इन लोगों ने बाबरी मस्जिद के वक्त कार सेवा किया था। खैर, नागपुर में माहौल खराब करने के बाद अब यही बजरंग दल और वीएचपी कह रहे हैं कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और वो सिर्फ अपनी बात रख रहे थे। हालांकि विपक्षी नेता और कई लोग इन संगठनों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि इन्होंने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जिससे हिंसा भड़की। हैरानी की बात यह है कि अभी तक इन संगठनों के किसी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की खबर नहीं आई है, जबकि प्रदर्शन इन्हीं की तरफ से शुरू हुआ था। नागपुर के महान और हंसपुरी इलाके में यह हिंसा सबसे ज्यादा भड़की। वहां दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। भीड़ ने 25 से ज्यादा बाइकें और 3-4 कारें जला दी। एक क्रेन और 2 जेसीबी मशीनों को भी आग लगा दी गई। अब सवाल यह है कि क्रेन और जेसीबी को क्या मुसलमानों को चढ़ाने के लिए लगाया गया था? कई दुकानों में तोड़फोड़ हुई और कुछ घरों को निशाना बनाया गया। इस हिंसा में 33 पुलिस वालों के जख्मी होने की बात कही जा रही है, जिनमें 3 डीसीपी रैंक के अफसर भी शामिल हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके बाद 11 थानों के इलाकों में धारा 144 लगा दी गई और सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। इस घटना पर पत्रकार रोहिणी सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, पिछले कुछ हफ्तों से बीजेपी नेता, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी औरंगजेब के बारे में लगातार बोल रहे हैं। नोएडा के चैनल औरंगजेब पर बहस कर रहे हैं। वीएचपी और बजरंग दल भी हरकत में आ गए हैं। हाँ, इसमें प्लानिंग है, लेकिन क्या राज्य सचमुच इन साजिशकर्ताओं के पीछे जाएगा? रोहिणी यहां साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी पर सवाल उठा रही हैं कि क्या वो बजरंग दल और वीएचपी की हरकतों के पीछे की साजिश को रोक पाएंगे। वहीं कांग्रेस लीडर सुप्रिया सुले ने कहा कि औरंगजेब का बहाना लेकर बीजेपी सिर्फ वोट बटोरना चाहती है। नागपुर को हिंसा की आग में झोंक दिया गया है। यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अपना गृह क्षेत्र है। साफ साफ दिख रहा है कि कानून व्यवस्था का गला उन्होंने खुद अपने हाथों से घोटा है, क्योंकि प्रदेश का गृह मंत्रालय भी तो वही संभालते हैं। औरंगजेब को इतिहास के पन्नों से इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिंदा किया, जिससे नागपुर जैसे शहरों में सांप्रदायिकता की आग को लगाया जा सके, उसको भड़काया जा सके। लेकिन यह आग सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं लगाई जा रही है। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई का जीता जागता सबूत है, जहां एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितना नैरेटिव बना सकता है, कौन कितनी सांप्रदायिकता की आग भड़का सकता है, कौन खुद को ज्यादा बड़ा मुस्लिम विरोधी चेहरा साबित कर सकता है।
ये आग जो महाराष्ट्र में फडणवीस और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगा रहे हैं, असल में ये मोदी का उत्तराधिकारी होने की पेशबंदी है। एक होड़ सी लगी है भारतीय जनता पार्टी में कि नफरत के बाजार में सबसे बड़ा नफरत का सौदागर कौन बनेगा। असल में नफरत की जिस लहलहाती फसल को काटकर नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया, उसी सस्ते फॉर्मूला को आजमाने के लिए पूरी की पूरी बीजेपी ललचाई हुई है। फिर इसमें चाहे पूरा देश भी स्वाहा हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो इन्होंने सीखा है मुखबिरी करने वाले अपने पुरखों से। एक बात और लगती है, शायद आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जब नरेंद्र मोदी 30 मार्च को संघ के मुख्यालय पहुंचेंगे तो देवेंद्र फडणवीस सांप्रदायिक शोलों से भरा हुआ यही गुलदस्ता उनको भेंट करना चाहते हैं। लानत है ऐसी राजनीति पर और कुर्सी के लिए देश को दंगों की आग में झोंक देने वाले गिद्धों पर। खैर, इस हिंसा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में भी खूब हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि बजरंग दल और वीएचपी ने प्रदर्शन किया, लेकिन अफवाह फैलाकर कुछ लोगों ने हिंसा भड़काई। फडणवीस ने यह भी कहा कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ाया, जिसका असर इस हिंसा में दिखा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष ने फडणवीस और बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का इल्जाम लगाया। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि यह हिंसा बीजेपी और फडणवीस के इशारे पर हुई। नागपुर उनका गढ़ है, वहां आरएसएस का दफ्तर है, फिर भी हिंसा हुई। ये लोग औरंगजेब का डर दिखाकर अपनी नाकामियां छुपाना चाहते हैं। वहीं एआईएमआईएम के वारिस पठान ने भी कहा कि बीजेपी 400 साल पुराने मुद्दे को उठाकर लोगों का ध्यान भटका रही है। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने भी फडणवीस के बयानों को भड़काऊ बताया। उनका कहना है कि बीजेपी और उसके नेता बार बार औरंगजेब का नाम लेकर हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वो औरंगजेब का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं करेगी। इस हिंसा के लिए मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो भी औरंगजेब के बहाने कई बार सांप्रदायिक बयान दे चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि अगर कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करेगा तो उसे फाड़ कर रख देंगे। क्या इस तरह की भाषा एक राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा देती है? ये गुंडे, मवालियों और बदमाशों की तरह बोलने वाले एक मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं? लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ सियासत है? क्या सरकार सच में लोगों की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रही है? नागपुर की हिंसा ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। नागपुर के लोगों में डर और गुस्सा दोनों है। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि बजरंग दल और वीएचपी ने गलत तरीके से माहौल खराब किया, तो दूसरी तरफ कुछ लोग मुस्लिम समुदाय को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी शांति की अपील की और कहा कि नागपुर हमेशा से शांत शहर रहा है, लेकिन इस घटना ने शहर की शांति को तोड़ दिया। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह विवाद यहां खत्म होगा या औरंगजेब की कब्र का मुद्दा आगे भी सुलगता रहेगा? बीजेपी और विपक्ष के बीच सियासत भी तेज हो गई है। कुल मिलाकर नागपुर की यह हिंसा एक चिंगारी थी जो बड़ी आग बन सकती है अगर इसे सही वक्त पर नहीं बुझाया गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स_तबरेज़81। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।